बच्चों हमारा नया चैप्टर है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। इसके इंट्रोडक्शन में क्या है कि जैसे हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्वांटिटी तो होता है हमारा स्केलर, दूसरा क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर। स्केलर किसे बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर किसे बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन। देखो 9-10 क्लास में जो वेक्टर्स आप पढ़ते हो उसमें यही बताया जाता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें अगर मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। और अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। बट ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, बट उसे हम वेक्टर के कैटेगरी में नहीं रखते। समझ में आ रही है क्या बात मैं बोल रहा हूँ। ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और साथ में हम लोग एक चीज़ और करेंगे, ऐड क्या करेंगे, विच obeys the triangle law और parallelogram law of addition। किसमें क्या हो, वेक्टर किसे बोलेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो क्या करे, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ को भी ओबे करे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसको भी ओबे करे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, बट उसे तुम पैरेललोग्राम लॉ से आगे पढ़ेंगे। ऐसे आपने वेक्टर फिजिक्स में पढ़ा होगा तो आई होप पता होगा कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है एंड ट्रायंगल लॉ क्या होता है। तो बट हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ से ऐड नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट उसे हम वेक्टर नहीं बोलते। वेक्टर किसे बोलेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ये दोनों ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ एक ही चीज़ है, इसको ओबे करे, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। और स्केलर किसे बोलते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो। स्केलर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो उसमें, लाइक मास हो गया। मास में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। टाइम हो गया, टाइम में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वॉल्यूम हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक डेंसिटी हो गया। ये सारे क्या हो जाएंगे, सारे वेक्टर हो जाएंगे, ये सॉरी वेक्टर कह रहा हूँ, क्या हो जाएंगे, सारे स्केलर हो जाएंगे। ठीक है। अगर तुम वेक्टर के एग्जाम्पल में आते हो तो वेक्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक फोर्स हो गया। फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। तो फोर्स हमारा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। लाइक डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट में भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर हो जाएगा। अगर हम स्केलर की बात करेंगे तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा स्केलर हो जाएगा।
एक्सेलरेशन हो गया, इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। वेट हो गया, वेट में भी मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है, तो क्या हो जाएगा, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर किसे बोलते हैं, वेक्टर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ इसको भी ओबे करे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इसको भी ओबे करे। और स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सपोज डैट कि हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हमने P बोला और एक पॉइंट हमने दूसरा ले लिया, इस पॉइंट को हमने Q बोला। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो PQ लाइन, ये जो PQ लाइन है इसका जो लेंथ ऑफ PQ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ PQ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये क्या हो जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब हमारे पास P से अगर हम Q तक जाएंगे तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर बन जाएगा। अगर P से Q तक जाएंगे तो एक डायरेक्शन मिल गया ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे P Q। मतलब क्या है कि P से Q तक गए और वेक्टर का ऐसे डायरेक्शन दे देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर PQ। ठीक है, ये जो एरो देख रहे हो ना PQ के ऊपर, ये क्या बता रहा है कि P से हम Q तक जा रहे हैं। बहुत केस में क्या होता है कि ऐसे भी लिखते हैं, P को बोल्ड कर देते हैं, ऐसे P को बोल्ड कर दिया और Q को भी बोल्ड कर दिया, ऐसे करके ऐसे लिख दिया। बट ये जनरली नहीं मिलेगा तुम्हें, जनरली क्या मतलब, कभी मोस्ट प्रोबेबली कभी नहीं मिलेगा। इसे भी हम लोग ऐसे वेक्टर PQ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर PQ। आगे बात समझ में, तो एक तो डायरेक्शन हमारा ये हो गया। अगर मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे करके मॉड लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ, वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं PQ, सिंपल PQ लिख दिया। तो PQ लिखने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि अगर मैंने PQ लिखा है, ऐसे PQ लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हम P से Q की ओर गए, ये डायरेक्शन है। अगर मुझे ऐसे भी तो जा सकते थे, Q पॉइंट से P पॉइंट की ओर, तो फिर हमारा वेक्टर क्या बनता, वेक्टर QP बनता। तो वेक्टर QP को कैसे लिखते, ऐसे लिखते हैं, पहले Q आता उसके बाद P आता, ऐसे लिखते। ये क्या हो जाता, ये वेक्टर QP हो जाता, ये वेक्टर QP। अब एक बात है कि ये जो वेक्टर QP है और ये जो वेक्टर PQ लिखा है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ये वेक्टर PQ, इनका डायरेक्शन अपोजिट है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हमें वेक्टर QP लिखना होगा तो हम ऐसे लिख देंगे PQ और उसके बाद उल्टा एरो लगा देंगे, इसका कोई मतलब है, ये मीनिंगलेस है, ऐसा नहीं करेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में, ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये नहीं इक्वल है। ये जो ऐसे लिखेंगे ना PQ, ये ऐसे उल्टा डायरेक्शन, इसको हम नहीं लिख सकते हैं कि ये QP वेक्टर के इक्वल है। ये मीनिंगलेस है, ये सब चीज़ क्या है, मीनिंगलेस है। ये क्या हमारा मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हमें वेक्टर PQ लिखना है, मतलब अगर हमें डायरेक्शन ये दिखाना है
तो पहले P लिखेंगे, पहले P पॉइंट लिखेंगे, फिर Q पॉइंट लिखेंगे। और अगर हमें वेक्टर QP लिखना है, मतलब ये डायरेक्शन में आना है, तो पहले Q पॉइंट लिखेंगे, फिर P पॉइंट लिखेंगे। वेक्टर के ऊपर हमेशा जो एरो होता है, जैसे हमने यहाँ पे वेक्टर लिखा ना, ये वेक्टर लिखा, हमेशा जो एरो तुम्हें दिखेगा ना, वो हमेशा लेफ्ट से राइट दिखेगा, कभी भी राइट से लेफ्ट नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और भी वेक्टर्स को हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे स्मॉल ए, किसी वेक्टर को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो पी क्यू वेक्टर ये स्मॉल ए वेक्टर के इक्वल है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर को स्मॉल बी से भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये जो क्यू पी वेक्टर है ये स्मॉल बी वेक्टर है, ठीक है। स्मॉल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। ये सबसे भी हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कर दिया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, पी क्यू लिखा, ऐसे कर दिया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। यहाँ तक आ रही है बात समझ में। अब दुनिया के किसी भी वेक्टर में 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। कोई भी वेक्टर ले लो, उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एवरी वेक्टर, मान लो कि कोई भी हमने वेक्टर पी क्यू ले लिया, हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लेंथ। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई भी दुनिया का कोई भी वेक्टर, उसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक जरूर मिलेगा। द लेंथ पी क्यू, द लेंथ ऑफ पी क्यू will be denoted by ऐसे, या इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बोलते हैं। कोई भी वेक्टर हो, मान लो कि हमने एक वेक्टर ले लिया पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक, हमने एक वेक्टर ले लिया, इस पॉइंट को हमने पी माना, इस पॉइंट को हमने क्यू माना। तो अगर हमने लिखा पी क्यू वेक्टर, ठीक है, ऐसे लिखा, तो पी क्यू तो पहले क्या लिखा है पी, उसके बाद क्या लिखा है क्यू, तो पी से क्यू की ओर जाएंगे, ये वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस वेक्टर का कोई ना कोई एक मैग्नीट्यूड होगा, 2 यूनिट हो, 3 यूनिट हो, 4 यूनिट हो, तो मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, मतलब लेंथ ऑफ पी क्यू। लेंथ ऑफ पी क्यू बोलो, या तुम क्या बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे करके मॉड लगा देंगे पी क्यू पर। मॉड लगाना पी क्यू पर मतलब क्या है कि पी क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। या दूसरा क्या कर सकते हो, ये जो पी क्यू वेक्टर के ऊपर ये जो एरो का साइन है ना, उसको हटा दो, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक किसी भी वेक्टर के लिए होता है, वो होता है सपोर्ट। अब सपोर्ट का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। सपोर्ट क्या होता है, द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, अनलिमिटेड लेंथ of which PQ is segment is called the support of the vector. Of the vector PQ. अब इसका मतलब क्या है, मान लो कि हमने कोई एक वेक्टर पी क्यू लिया, ठीक है, ये हमने एक वेक्टर पी क्यू लिया, ये हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा पॉइंट क्यू। अब हमने वेक्टर तो पी क्यू ले लिया, अब ये वेक्टर जिस लाइन का सेगमेंट है, मतलब क्या हुआ कि हमने ऐसे करके एक लाइन ऐसे बना लिया,
ये लाइन ऐसे बना लिया। अब ये जो वेक्टर है ना, ये जो लाइन एल दिख रहा है, ये जो डॉटेड मैंने ये पूरा जो लाइन बनाया इसे हमने लाइन एल बोल दिया। ये जो वेक्टर पी क्यू है इस लाइन एल का सेगमेंट है। एक पार्ट हमने इस लाइन एल का क्या कर लिया, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक उठा लिया, उसमें डायरेक्शन दे दिया। ये हमने सेगमेंट उठा लिया ना, ये पी क्यू सेगमेंट उठा लिया। अब पी क्यू सेगमेंट उठाने के बाद क्या किया कि उस पी क्यू सेगमेंट पर एक डायरेक्शन दे दिया, तो वेक्टर बन गया। ठीक है, तो ये जो पी क्यू सेगमेंट जिस लाइन का पार्ट है ना, पी क्यू सेगमेंट किस लाइन का पार्ट है, ये लाइन एल का पार्ट है, तो इस लाइन एल को हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट ऑफ पी क्यू वेक्टर। ये जो हमारा लाइन एल हो जाएगा, ये लाइन एल ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट ऑफ पी क्यू वेक्टर। मान लो क्या किया हमने कि हमने एक पार्ट और उठा लिया, मान लो इसको यहाँ से यहाँ एक इसका एक सेगमेंट इस लाइन का और उठा लिया। ये हमने लाइन ले लिया, इसको हमने ए बोला, इसे हमने बी बोला, और हमने एक वेक्टर ले लिया बी ए। ठीक है, लाइन में तो दो डायरेक्शन होता है, लाइन में कितने डायरेक्शन होते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में होता है, लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि लाइन का हमने एक पार्ट उठाया, ए से बी, एक सेगमेंट लिया, फिर उस सेगमेंट पर डायरेक्शन दे दिया। इस बार डायरेक्शन क्या दिया, बी से ए। तो हमारे पास वेक्टर क्या बन जाएगा, वेक्टर हमारा बनेगा, ऐसे लिखेंगे बी ए, पहले बी आ रहा है ना, उसके बाद ए आ रहा है, तो ये बी ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि सपोर्ट ऑफ बी ए वेक्टर, सपोर्ट ऑफ बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, सपोर्ट ऑफ बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर का सपोर्ट क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, लाइन एल हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने बी ए वेक्टर बोला ना, तो बी ए वेक्टर बोला तो ये जो हमारा बी है, ये जो बी है ये क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। बी ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट, और ये जो ए है हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। यहाँ पे पी हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट, और ये जो क्यू क्या है हमारा, फाइनल पॉइंट। यहाँ तक आ रही होगी बात समझ में। ठीक है, तो मतलब कि अगर हमने पी क्यू बोला तो पी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो गया, क्यू। तो हमने अभी दो चीज़ देख लिया, वेक्टर हमारा पी क्यू था, तो एक तो हमने लेंथ देख लिया, किसी भी वेक्टर का लेंथ क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। फिर दूसरा क्या हमने देख लिया, सपोर्ट देख लिया। सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई वेक्टर है, वो वेक्टर जिस लाइन का पार्ट है, वो वेक्टर जिस लाइन का पार्ट है उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, उस वेक्टर का सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, तीसरा बच्चों क्या है, तीसरा जो पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंस बोलते हैं। सेंस बोलने का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने वेक्टर ले लिया, पी क्यू वेक्टर लिया, इसे हमने पी बोला पॉइंट, इसे क्यू बोला। अब ये अगर मैंने लाइन सेगमेंट पी क्यू लिया तो इस लाइन सेगमेंट के दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक तो ये डायरेक्शन हो गया पी से क्यू, और दूसरा डायरेक्शन क्या हो गया, क्यू से पी। ठीक है, तो अगर मैंने पी क्यू वेक्टर लिखा तो पी क्यू वेक्टर का सेंस जो होगा वो क्या होगा, फ्रॉम पी टू क्यू। इसका जो सेंस होगा वो क्या होगा, मतलब पी क्यू वेक्टर के सेंस का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो सेंस होगा फ्रॉम पी टू क्यू, फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। और क्यू पी वेक्टर अगर मैंने बोला तो इसका सेंस क्या होगा, सेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट पी। समझ में आ रही है बात, क्या बोला जा रहा है। अगर मैंने पी क्यू वेक्टर लिया तो पी क्यू वेक्टर के लिए ये जो पी पॉइंट है ना, ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। और अगर मैंने क्यू पी वेक्टर लिया तो क्यू पी वेक्टर के लिए जो पॉइंट क्यू है वो इनिशियल पॉइंट बन जाएगा, और पी पॉइंट क्या बन जाएगा, फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर के लिए तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी वेक्टर में। लेंथ, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब कोई भी वेक्टर होता है ना,
वो किसी लाइन सेगमेंट का पार्ट होता है, सॉरी, कोई भी वेक्टर जो होता है ना किसी लाइन का पार्ट होता है, तो वो जो वेक्टर जिस लाइन का पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ, ये सपोर्ट ऑफ द वेक्टर। जैसा भी मैंने बताया ना कि ये जो पी क्यू वेक्टर है ये क्या है, इस लाइन एल का पार्ट है। फिर ये जैसे मैंने बोला बी ए वेक्टर भी इस लाइन एल का पार्ट है। तो ये जो लाइन एल हो जाएगा ना, ये वेक्टर पी क्यू और वेक्टर बी ए का क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। फिर सेंस का मतलब क्या होगा कि वेक्टर हमेशा कैसे लेते हैं, एक वेक्टर में इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा। तो अगर मैंने वेक्टर पी क्यू बोला तो फिर क्या हो जाएगा, जो वेक्टर का सेंस होगा वो फ्रॉम पी टू क्यू होगा। और जो वेक्टर अगर मैंने क्यू पी बोला तो वेक्टर का सेंस क्या होगा, फ्रॉम क्यू टू पी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, दो वेक्टर्स आपस में कब इक्वल होंगे। मैंने बोला कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। इसको हम कैसे लिखेंगे, रिटन एज, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमने इक्वल बोल दिया तो ऐसे लिखेंगे, इफ दे हैव, पहले क्या खूबी होनी चाहिए दो इक्वल वेक्टर में, द सेम लेंथ होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, द सेम और पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए। तीसरी क्या खूबी होनी चाहिए, अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल है तो द सेम सेंस होना चाहिए। अगर दो वेक्टर ए और बी वेक्टर इक्वल है तो हम इक्वल वेक्टर को लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है बीच में क्या करेंगे, इक्वलिटी का साइन लगा देंगे। दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो उनका लेंथ सेम होना चाहिए, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उसका या तो सपोर्ट सेम होना चाहिए या तो सपोर्ट पैरेलल होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, सेंस भी सेम होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो कि मैंने एक वेक्टर ऐसे लिया, एक लाइन मैंने ऐसे ले लिया, देखो ध्यान से, एक लाइन मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, इसको मैंने पॉइंट ए बोल दिया, इसे मैंने पॉइंट बी बोल दिया, और हमने डायरेक्शन लिया फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो जो हमारा वेक्टर, ये वेक्टर बन जाएगा ना हमारा, ए से लेके बी तक, ये एक वेक्टर बन गया। तो इस वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, ए बी वेक्टर को हमने बोल दिया ए वेक्टर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि चलो इस लाइन को और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। हमने एक यहाँ पे सी पॉइंट लिया और हमने एक डी पॉइंट लिया। हमने एक पॉइंट सी लिया, एक पॉइंट डी लिया, और डायरेक्शन क्या ले लिया, ऐसे ले लिया। और इस वेक्टर को हमने सी डी वेक्टर को क्या बोल दिया, स्मॉल बी वेक्टर, और इस ए बी वेक्टर को क्या बोल दिया, स्मॉल ए वेक्टर। तो हमारा सी डी वेक्टर क्या बन जाएगा, ये स्मॉल बी वेक्टर बन जाएगा। अब अगर मैंने बोला कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है और सी डी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो इक्वल है,
तो क्या वेक्टर ए, ये जो वेक्टर स्मॉल ए है और ये जो वेक्टर स्मॉल बी है, ये भी आपस में इक्वल है क्या? तो बिल्कुल इस बार इक्वल है। कैसे इक्वल है कि ए बी जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड और जो सी डी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसका मतलब क्या, हमें पता चला कि जो स्मॉल ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड और जो स्मॉल बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो गया, मतलब सेम लेंथ मिल गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम और पैरेलल सपोर्ट। इन दोनों वेक्टर का या तो सेम सपोर्ट होना चाहिए या तो पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए। तो इस केस में ये जो हमारा ए बी वेक्टर तुम्हें दिख रहा है, ये जो स्मॉल ए वेक्टर दिख रहा है और ये जो स्मॉल बी वेक्टर दिख रहा है, इसका जो सपोर्ट है वो तो सेम ही लाइन है ना। यही लाइन एल है ना इसका सपोर्ट, यही लाइन एल है, एक ही लाइन है इसका, सेम लाइन सपोर्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि सेकंड वाला भी ट्रू हो गया। तीसरा क्या बोला है कि सेंस भी सेम होना चाहिए। सेंस का मतलब कि ए बी वेक्टर है क्या, ए से बी की ओर है, बी ए वेक्टर सी डी वेक्टर क्या है, सी से डी की ओर है। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, सेंस भी सेम हो गया। तो तीनों सेटिस्फाई कर गया, लेंथ सेम हो गया, सेम सपोर्ट हो गया और सेंस भी सेम हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारा पैरेलल हो जाएगा। मान लो इसे हमने एग्जाम्पल 1 बोला, एक एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। हमने एक लाइन ऐसे ले लिया, ठीक है, एक लाइन ऐसे ले लिया, दो पैरेलल लाइन ले लिया हमने। एक लाइन L1 हमने बोल दिया, एक को लाइन L2 बोल दिया। इसको हमने पॉइंट ए बोला, इसको हमने पॉइंट बी बोला, इसको हमने पॉइंट सी बोला, इसको हमने पॉइंट डी बोला। एक वेक्टर बना लिया ए बी, एक वेक्टर बना लिया सी डी। इसको हमने स्मॉल ए वेक्टर बोल दिया, इसे हमने स्मॉल बी वेक्टर बोल दिया। अब क्या है कि ये जो स्मॉल ए बी जो वेक्टर है किसके इक्वल हो गया, स्मॉल ए वेक्टर के इक्वल हो गया। एंड जो हमारा सी डी वेक्टर है ये किसके इक्वल हो गया, स्मॉल बी वेक्टर के इक्वल हो गया। उसके बाद हमने बोल दिया कि ए बी वेक्टर का जो लेंथ है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है, और जो सी डी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल ए इज इक्वल्स टू स्मॉल बी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेंस देखो ए बी वेक्टर का या ए वेक्टर का सेंस क्या है, और सेंस ऑफ सी डी वेक्टर बोलो या बी वेक्टर, इन दोनों का सेंस भी सेम है ना। सेंस बोलने का मतलब एक है हमारा ए से बी तो दूसरा भी हमारा सी से डी है। ऐसा नहीं है कि दूसरा डी से सी नहीं है, दूसरा भी सी से डी है। तो लेंथ सेम हो गया, सेंस भी सेम हो गया। और जो सपोर्ट ऑफ ए बी वेक्टर क्या है, सपोर्ट ऑफ ए बी वेक्टर क्या है, लाइन L1 एंड सपोर्ट ऑफ सी डी वेक्टर क्या है, ये लाइन L2, और L1 L2 क्या है, आपस में पैरेलल है। L1 L2 पैरेलल भी है ना, मतलब क्या है कि ए बी वेक्टर का जो सपोर्ट है और जो सी डी वेक्टर का सपोर्ट है, जो दोनों लाइंस है ना L1 एंड L2, ये भी आपस में पैरेलल है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये आपस में इक्वल हो जाएगा। ए वेक्टर बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। मान लो कि हमने एक ले लिया ऐसे लाइन, ये हमने ले लिया लाइन L1 बोल दिया, एक पॉइंट हमने ए उठा लिया, एक पॉइंट हमने बी उठा लिया, और यहाँ पे हमने एक डायरेक्शन ले लिया ए से बी, ठीक है। दूसरा लाइन हमने ऐसे करके हमने उठा लिया, ऐसे ले लिया दूसरा लाइन, इसको हमने लाइन L2 बोला। यहाँ पे एक पॉइंट सी उठा लिया, एक पॉइंट डी उठा लिया, और डायरेक्शन हमने क्या ले लिया, सी से डी। तो ये जो हमारा ए बी वेक्टर बना, ए बी वेक्टर, इसको हमने स्मॉल ए वेक्टर बोल दिया, और ये जो हमारा सी डी वेक्टर बना इसको हमने स्मॉल बी वेक्टर बोल दिया। फिर मैंने बोला कि जो ए बी का मैग्नीट्यूड है, मतलब लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर,
और ये जो लेंथ ऑफ सी डी वेक्टर ये भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसका मतलब हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। पहला तो ये बोल दिया। दूसरा मैंने क्या बोला कि सेंस ऑफ ए बी वेक्टर का जो सेंस है और जो सेंस ऑफ सी डी वेक्टर ये भी सेम है। यहाँ सेंस क्या है, से बी है, और यहाँ सेंस क्या है, सी से डी है। तो सेंस भी सेम है, लेंथ भी सेम है, बट इस बार जो है सपोर्ट ऑफ ए बी वेक्टर का सपोर्ट क्या है, सपोर्ट ऑफ ए बी वेक्टर का जो सपोर्ट है वो क्या, लाइन L1, एंड सपोर्ट ऑफ सी डी वेक्टर का जो सपोर्ट है वो क्या, लाइन L2 है। बट इस बार L1 जो है इज नॉट पैरेलल टू L2। इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये जो ए वेक्टर है, मतलब जिसको हमने ए बी वेक्टर बोला है, इस बार नॉट इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, बी वेक्टर जिसको हमने सी डी वेक्टर बोला है। समझ में आ रही बात। तो इस बार ये दोनों इक्वल वेक्टर जो है ना आपस में इक्वल नहीं होंगे। इक्वल क्यों नहीं होंगे, इक्वल इसलिए नहीं होंगे कि हमारा जो ए बी वेक्टर है और जो सी डी वेक्टर है इन दोनों का लेंथ तो सेम है, सेंस भी सेम है, बट इस ए बी वेक्टर का जो सपोर्ट है और जो सी डी वेक्टर का जो सपोर्ट है, जो लाइन ए बी वेक्टर का सपोर्ट है और जो लाइन सी डी वेक्टर का सपोर्ट है, वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इस बार हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इक्वल नहीं होगा। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है कि तुम जो भी हम लोग अभी 12th क्लास में जो भी वेक्टर पढ़ेंगे ना, उसे हम लोग पढ़ेंगे कैसे वेक्टर पढ़ेंगे, फ्री वेक्टर पढ़ेंगे। कैसा वेक्टर होगा, फ्री वेक्टर। एक होता है फ्री वेक्टर और एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। तो हमारे जो सिलेबस में है वो है कैसा वेक्टर, फ्री वेक्टर। ये हमें पढ़ना है, लोकलाइज्ड वेक्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, लोकलाइज्ड वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होता है ना वो फिक्स होता है। जैसे मैं अगर कोई एक वेक्टर ले लूँ ऐसे करके, इसको मैंने पॉइंट ए बोल दिया, इसको मैंने पॉइंट बी बोल दिया, तो अब ए बी वेक्टर का जो ए पॉइंट है ना ये फिक्स पॉइंट हो गया। क्या हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया। ये चेंज नहीं हो सकता, बी चेंज हो सकता है, बी पॉइंट चेंज हो सकता है, बट ए पॉइंट चेंज नहीं हो सकता है। तो इस टाइप के वेक्टर को हमें पढ़ना ही नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। हमें क्या पढ़ना है, फ्री वेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर मैंने वेक्टर ए भी बोला ना, ए वेक्टर बोला और ये बी वेक्टर बोला, तो ये ए बी वेक्टर का ना ही बी पॉइंट फिक्स है और ना ही ए पॉइंट फिक्स है, ये दोनों फ्री पॉइंट है। इसको तुम एक्स वाई प्लेन, इवन तुम 3D प्लेन पर कहीं भी मूव कर सकते हो। मान लो ए बी वेक्टर को हमने स्मॉल ए वेक्टर बोल दिया, अब ए बी वेक्टर को तुमने पैरेलल डिस्प्लेसमेंट किया। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब कि तुम ए बी वेक्टर को ना ही इस साइड रोटेट कर सकते हो ना ही इस साइड रोटेट कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, किसके क्या बोलता हूँ, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते हो। मान लो कि हमने वेक्टर को क्या किया, ऐसे करके। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि वेक्टर को तुम ना ही ऐसे रोटेट कर सकते हो और ना ही ऐसे रोटेट कर सकते हो, और ना ही इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकते हो और ना ही तुम मैग्नीट्यूड को कम कर सकते हो। इस ए बी वेक्टर का हमने पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब कि यहाँ ऐसे ऐसे लाए नीचे और यहाँ पे ला के रख दिया, यहाँ पे ऐसे ला के रख दिया, ये ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया। तो अभी हमारा वेक्टर चेंज नहीं हुआ, ये भी ए बी वेक्टर ही कहलाएगा, स्मॉल ए वेक्टर ही कहलाएगा। और अच्छे से समझने के लिए एक बार एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। ये हमारा एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। हमें जो वेक्टर पढ़ना है वो 3D वेक्टर पढ़ना है। अभी हम लोग सिर्फ जो वेक्टर कर रहे हैं, अभी जो टाइमिंग कर रहे हैं वो हमारा 2D वेक्टर है। 2D वेक्टर का मतलब जो एक्स वाई प्लेन पर है। मान लो कि हमने ये वेक्टर उठा लिया, यहाँ पे ऐसे करके एक ए बी वेक्टर ले लिया। बात को सुनना बिल्कुल ध्यान से। ये ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया हमने, ये वेक्टर हमने ए बी वेक्टर बोल दिया। अब ए बी वेक्टर को ना ही हमने इस साइड रोटेट किया, ना ही वेक्टर को हमने इस साइड रोटेट किया, किसी साइड रोटेट नहीं किया।
उसके बाद हमने क्या किया, इस वेक्टर को उठा के यहाँ से ऐसे लाएं, इस वेक्टर को उठा के ऐसे 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 करके यहाँ पे लाएं और थोड़ा नीचे कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया वेक्टर। पैरेलली सब कर रहे हैं, पहले तो उसको पहले पीछे किया, फिर इतना दूर हमने पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर दिया यहाँ तक। अब ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसे मान लो कि पॉइंट चेंज हो गया, मान लो इसे हमने सी बोल दिया, इसे हमने पॉइंट डी बोल दिया। अब ये हमारा जो सी डी वेक्टर बन गया, इस केस में हमारा जो सी डी वेक्टर होगा वो ए बी वेक्टर के ही इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज हमने वेक्टर का पैरेलल डिस्प्लेसमेंट किया। हाँ, अगर मैं वेक्टर को रोटेट कर दूं, ए बी वेक्टर को यहाँ पे ऐसे रोटेट कर दूं इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में रोटेट कर दूं, या फिर मैं क्या करूं, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज कर दूं, तो फिर वेक्टर चेंज हो जाएगा। अगर मैंने वेक्टर को रोटेट नहीं किया है, अगर मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है और सिर्फ मैंने पैरेलल डिस्प्लेसमेंट किया, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का मतलब देखो, इसको मैंने पहले यहाँ से पीछे किया, फिर पैरेलली नीचे किया, या पैरेलली ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलली ऊपर करके यहाँ पे एक वेक्टर पी क्यू बना दो, इसे हमने यहाँ पे एक वेक्टर पी क्यू बना दिया। डायरेक्शन भी सेम रखा है, डायरेक्शन अपोजिट नहीं करेंगे, मतलब सेंस को अपोजिट नहीं करेंगे। यहाँ पे सेंस ए से बी है, यहाँ भी सेंस सी से डी है, तो यहाँ भी सेंस पी से क्यू है। तो ये जो हमारा ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर, ये तीनों इक्वल होगा वेक्टर। वेक्टर मतलब कहने का ये मतलब है कि वेक्टर का अगर तुम पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करते हो, ठीक है, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। वो वेक्टर प्लेन में कहाँ पर रखा हुआ है ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, वेक्टर कब चेंज होगा, जब उसके मैग्नीट्यूड को तुम चेंज कर दोगे, जब तुम उसके डायरेक्शन को चेंज कर दोगे। ये वेक्टर ए बी है, मैंने इसको थोड़ा रोटेट करके ऐसे कर दिया, अब ये वेक्टर का मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो फिर वेक्टर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, अगेन वेक्टर चेंज हो जाएगा। मैंने मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, वेक्टर चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, मैग्नीट्यूड को कम कर दिया, वेक्टर चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? मैग्नीट्यूड के साथ तुमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, ठीक है, उसके सेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, वेक्टर को तुमने रोटेट नहीं किया है, वेक्टर का पैरेलल डिस्प्लेसमेंट किया, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। वेक्टर एक्स वाई प्लेन पे कहाँ पे रखा हुआ है ये इमैटरल होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता, कहीं पे भी रखा हो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, मैं वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ये सब बात है। अब यहाँ पे क्या है कि अब तुम बोलोगे ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर कैसे इक्वल होगी। यहाँ पे तो सिंपल सा लॉजिक है, ए बी वेक्टर का जो ये होगा लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होगा, ये लाइन हो जाएगा, और सी डी वेक्टर का जो लाइन ऑफ सपोर्ट होगा क्या होगा, ये लाइन होगा। तो ये दोनों लाइन ऑफ सपोर्ट, इसको हमने L2 लाइन बोल दिया, इसे हमने L1 लाइन बोल दिया। तो L1 लाइन और L2 लाइन ये तो पैरेलल है ना आपस में। फिर वेक्टर का सेंस भी इक्वल है, वेक्टर का देखो सेंस भी सेम है, और दूसरी बात क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये भी वेक्टर और सी डी वेक्टर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके।